Hello friends, how are you? My name is Dharmendra Ruka, Faculty of English. I am once again here for discussing about the remaining part of determiners. दोस्तों आज हम बात करेंगे जो पिछले लेक्चर में बात अधूरी रह गई थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो डिटरमिनर्स का बेटा कुछ पार्ट रह गया था, उस पार्ट की बात आज हम करने वाले हैं। कल बेटा देखो हमने क्या क्या देखा था, पहले उस चीज को एक बार कनेक्ट करके देखेंगे ताकि जो चीज पीछे छोड़ी थी हमने उसे अब कनेक्ट करके देखा जाए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। सो गाइस आज हम जो मेनली बात करेंगे ना वो करेंगे द लिटिल और द फ्यू की। किसकी बात करेंगे बेटा? द लिटिल और द फ्यू की। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ये दोनों जो हैं ये अपनी अपनी फैमिली के तीन तीन होते हैं। लिटिल और फ्यू का हम देख चुके थे, अ लिटिल और आ फ्यू का हम देख चुके थे। आज हम बेटा जो बात करने वाले हैं वो किसकी है? द लिटिल और द फ्यू की। सो गाइस without any delay let's get started and let's study about determiners। चलिए बात करते हैं अब हम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था ना बेटा उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। डिटरमिनर्स। और बेटा कल हमने पढ़ा था लिटिल पढ़ लिया था बेटा, हमने लिटिल पढ़ लिया था ना। क्या पढ़ लिया था? लिटिल पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था? आ लिटिल पढ़ लिया था, ठीक है। इसी के ही साथ साथ हमने पढ़ा था बेटा फ्यू। क्या पढ़ा था बेटा? फ्यू। और हमने पढ़ लिया था आ फ्यू। क्या पढ़ लिया था बेटा? आ फ्यू, ठीक है। लिटिल और फ्यू, इन चीजों को मैं वापस एक बार आपको याद दिला देता हूं। जो बेटा लिटिल और फ्यू है ना आपका, ये किसको बताता है? नेगेटिविटी को बताता है। किसको बताता है बेटा? नेगेटिविटी को बताता है। और जो आपका लिटिल और फ्यू है वो पॉजिटिविटी को बताता है। किसको बताता है बेटा? पॉजिटिविटी को बताता है। कहने का मतलब कुछ यूं हुआ कि अगर आपका सेंटेंस लिटिल से शुरू है या फ्यू से शुरू है तो वो सेंटेंस अर्थ में बेटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। भले ही वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव नहीं हो, लेकिन वो अर्थ में कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। अगर मैं बात करूं बेटा लिटिल और फ्यू की तो बेटा ये अर्थ में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और इसका यूज मोस्टली किसके अर्थ में किया जाता है बेटा? सम के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? सम के अर्थ में किया जाता है। हमने बात की थी कि जो बेटा फ्यू है ना, फ्यू की जो फैमिली है ना वो तो काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन बेटा? काउंटेबल नाउन। साथ साथ नाउन इसके लिए कैसा चाहिए बेटा? प्लूरल चाहिए। चाहे वो फ्यू की बात हो बेटा, चाहे वो आ फ्यू की बात हो, फिर चाहे अब हम जो जिसकी बारे में बात करने वाले हैं किसकी बेटा? द फ्यू की बात हो, उनके सबके लिए नाउन का बेटा कैसा होना जरूरी है? काउंटेबल होना जरूरी है। साथ साथ नाउन कैसी होनी चाहिए बेटा? प्लूरल होनी चाहिए। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बिकॉज they will make a mistake for you in the exam, है ना। अगर छोटी छोटी बातें याद नहीं रखेंगी तो एग्जाम में आपके लिए एक बड़ा कारण बन सकती है। तो आपको उन चीजों को पहले से ही समझ के चलना है ना। एक बार फिर देख लीजिए, जो बेटा लिटिल है ना आपका, लिटिल है वो बेटा किन से पहले लगता है? काउंटेबल से पहले लगता है। किससे पहले लगता है? अनकाउंटेबल से पहले लगता है। साथ साथ इसका नाउन बेटा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए बेटा? सिंगुलर। अब चाहे बात करो बेटा किसकी हो? लिटिल की हो या फिर बेटा किसकी हो? आ लिटिल की हो, चाहे फिर वो बात किसकी हो? द लिटिल की हो, है ना। इस बात का कोई बेटा फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको इन तीनों का यूज अलग अलग होता है, लेकिन वो नाउन इन में से ही होगा, इसके लिए इनके अंदर से ही होगा। तो आपको जब भी फ्यू और लिटिल का यूज करना है तो सबसे पहले उस नाउन को कंफर्म करना है। इज इट
काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? इफ इट इज काउंटेबल इट शुड बी प्लूरल, इट इज अनकाउंटेबल इट शुड बी सिंगुलर. दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? what I am trying to tell you is that before filling the sentence you have to confirm the noun, it is singular or plural, it is countable or uncountable. मैं इस बात पे बेटा बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ गलती करते हैं ना, वो नाउन को पहचानने में गलती करते हैं कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. और काउंटेबल अनकाउंटेबल में अगर आपने बेटा गलती की ना, तो फिर क्या होगा, वहां जो लिटिल आना चाहिए था ना, वहां आप फ्यू भर के आ जाओगे, और जहां फ्यू भर के आना चाहिए था वहां लिटिल भर के आ जाओगे. तो इस चीज से आपको थोड़ा सा बचना है. अब देखिए, अगर मैं फ्यू इस पूरी फैमिली की बात करूं ना बेटा, तो ये बेटा किसको बताते हैं? ये बताते हैं नंबर को. किसको बताते हैं बेटा? नंबर को. यानी ये संख्या की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? संख्या की बात करते हैं. वैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैं सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको चीजें याद हो जाएं. और ये बात करती है बेटा क्वांटिटी की. किसकी? क्वांटिटी की. यानी मैं कहूं कि ये बात करती है बेटा मात्रा की. किसकी बात करती है? मात्रा की. किसकी बात करती है बेटा? मात्रा की. तो आपके सामने दोनों कंडीशंस एकदम क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, जो हमारा कल का जो पार्ट छूट गया था पिछले वीडियो के अंदर, द लिटिल और द फ्यू की. किसकी बात करते हैं बेटा? द लिटिल और द फ्यू की. चलिए आ जाइए. चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अब हम बात करने वाले हैं द लिटिल और द फ्यू की. किसकी बात करने वाले हैं बेटा? द लिटिल और द फ्यू की. हम बात कर रहे हैं द लिटिल और द फ्यू की. अब देख लीजिए आप बेटा, इन दोनों का जो यूज है ना, इन दोनों का जो यूज है वो हिंदी में जितना या जितने के अर्थ में होता है. के अर्थ में होता है. यानी यहां जो यूज होगा वो ऑल दैट के सेंस में होगा. किसके सेंस में बेटा? ऑल दैट के सेंस में, है ना? ऑल दैट के सेंस में. इसका यूज कैसे होता है बेटा? ऑल दैट के सेंस में. ऑल दैट के सेंस में होता है. ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी है बेटा कि दैट इज हिडन जनरली, it is generally not written in such kind of sentences. ठीक है ना? देखो, जो आपका लिटिल और द फ्यू है बेटा, वो किसके अर्थ में होते हैं? जितना या जितने के अर्थ में. किसके अर्थ में बेटा? जितना या जितने के अर्थ में. ऑल दैट के अर्थ में यूज होते हैं. ऑल दैट के सेंस में यूज होता है. दैट इज हिडन जनरली, इट इज नॉट रिटन इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. देखो, दैट है वो छुपा हुआ होता है, ये सेंटेंस में दिखाई नहीं देता, इसे लिखा नहीं जाता, लेकिन अर्थ बेटा इसी का होता है. और जब आप इसका यूज करोगे तो जैसे ही सेंटेंस आपके सामने आएगा तो वहां आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद इस बात को रियलाइज करोगे कि ये सेंटेंस जितनी मात्रा आपके पास है, ये कितनी बात, ये किसकी बात करेगा बेटा? ऑल दैट क्वांटिटी. किसकी बात करेगा? ऑल दैट क्वांटिटी. यू हैव, आई हैव, वी हैव, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये किसकी बात करेगा? ऑल दैट नंबर
किसकी बात करेगा बेटा? ऑल दैट नंबर की बात करेगा, नंबर की भी नहीं, नंबर्स की करेगा, क्योंकि यहाँ काउंटेबल आएगा। अब इस नंबर्स के अंदर बेटा जो भी चीज होगी वो कैसी हो सकती है? काउंटेबल हो सकती है, और उसको साथ साथ क्या होना पड़ेगा बेटा? प्लूरल होना पड़ेगा, है ना, प्लूरल होना पड़ेगा। और ये वाली जो क्वांटिटी है ना बेटा, ये अनकाउंटेबल होगी, साथ साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और जो नाउन है ना बेटा, ये भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो आपको ये 2-3 बातें बेटा, बड़ी जो बातें हैं इसकी, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि यही इसका क्या है बेटा? यही इसका बेस है कि द लिटिल और द फ्यू को किस तरीके से समझा जाए। अब बाकी की बातें सेंटेंस के थ्रू हम पढ़ते हैं, वहां बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखो, चलिए मैंने पहला सेंटेंस लिखा बेटा, spectators who came to see were disappointed with इंडियन बैटिंग। सेंटेंस को आप भी पढ़ते रहिए, सेंटेंस को पढ़ते रहिए, क्या लिखा हुआ है? मनी he had spent on illness। चलिए एक बार दूसरा सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, मनी ही हैड स्पेंट ऑन हिज वाइफ्स इलनेस। सेंटेंस नंबर मैंने नेक्स्ट लिखा बेटा, देखिए थर्ड नंबर के बाद थर्ड नंबर सेंटेंस देख लीजिए, मिल्क आई हैव इज नॉट इनफ टू पास द एग्जाम। नेक्स्ट हमने लिखा बेटा, नॉलेज ये नहीं आएगा, गलती से लिख दिया है, सही कर लेते हैं बेटा। टी आएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा नॉलेज यू हैव इज नॉट इनफ टू पास द एग्जाम। ठीक है, चलिए ये आपके 4 सेंटेंसेस हो गए। एक सेंटेंस और देख लीजिए, यूटेंसिल्स सी हैड burnt in the fire last night। क्या बेटा? लास्ट नाइट। चलिए देखिए आप
5 सेंटेंसेज हैं, एक बार मैं सभी को वापस पढ़ देता हूं, देख लीजिए बेटा आप। पहला है स्पेक्टेटर्स हु केम टू सी वर डिसअपॉइंटेड विद इंडियन बैटिंग। सेकंड है मनी ही हैड स्पेंट ऑन हिज वाइफ्स इलनेस। सेकंड है मिल्क आई हैव इज नॉट इनफ टू मेक 1 कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट है बेटा नॉलेज यू हैव इज नॉट इनफ टू पास द एग्जाम। और लास्ट वाला है बेटा यूटेंसिल्स सी हैड ब्रंट इन द फायर लास्ट नाइट। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू डू what you have to do। सबसे पहले जो आपको करना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द नाउन्स रिटन हियर, इज इट सिंगुलर और प्लूरल, इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इट इज काउंटेबल अनकाउंटेबल। यानी वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी नाउन वेदर इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कि ये काउंटेबल है या बेटा अनकाउंटेबल है, हमें इस बात को चेक करना है। अब देखिए चलिए पहले वाले को देखते हैं, हम पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है बेटा, स्पेक्टेटर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है बेटा दर्शक। क्या होता है, दर्शक। और दर्शक हु केम टू सी, जो आए देखने के लिए, वर डिसअपॉइंटेड विथ इंडियन बैटिंग। जितने भी दर्शक हु केम टू सी द मैच आएगा बेटा, क्या आएगा, द मैच है ना, या द मैच और लिख लेना, द मैच वर डिसअपॉइंटेड विथ इंडियन बैटिंग। अब देखिए जैसे ही हम स्पेक्टेटर्स पे गए तो बेटा दो बात क्लियर हो गई कि ये नाउन है ना, ये कैसा है बेटा, ये नाउन काउंटेबल है ना, और साथ साथ ये कैसा है, प्लूरल है ना। तो अब आपको इतना सा तो क्लियर हो गया कि या तो ये आएगा कौन सा वाला, इसमें फ्यू वाला आएगा, लिटिल वाला नहीं आएगा। तो आपने इसके अंदर क्या फिल कर दिया बेटा, द लिटिल फिल कर दिया, द फ्यू फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, द फ्यू। क्यों फिल करा, बात समझ में आ गई ना, क्योंकि जो आपका स्पेक्टेटर्स है बेटा, ये कैसा नाउन है, काउंटेबल है। कैसा है, काउंटेबल है। साथ साथ इसमें एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, यानी ये हमारी दोनों कंडीशंस पर खरा उतरता है, यानी कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करता है। अब देखिए बेटा, अगर सेंटेंस की शुरुआत द फ्यू से हमने कर दी तो फिर एक चीज और आपको याद रखनी है कि अब जो बेटा वर्ब यूज में आने वाली है ना, वो वर्ब कैसी होगी, वो वर्ब हमेशा ही कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। इस बात को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कैसी वर्ब होगी बेटा, प्लूरल वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो हमने वहां चेक किया है ना, तो हमें पाया कि नहीं, वर्ब तो हमारी सही है, वर्ब यूज हुई है किसके हिसाब से, द फ्यू स्पेक्टेटर्स के हिसाब से, तो वर्ब सही है। उसके बाद डिसअपॉइंटेड विथ इंडियन बैटिंग। इज दैट क्लियर? Is that clear? Are you getting my point? My point is that if the noun, try to understand, if the noun is countable or plural, then we have to use the few before it, and the verb followed by that particular noun should be plural also. क्लियर? चलिए ओके। अब दूसरे वाले सेंटेंस पे आ जाइए बेटा। जैसे ही दूसरे वाले सेंटेंस पे गए और आपने नाउन को देखा तो आपको पता लगा कि नाउन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, मनी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नाउन बेटा यहाँ पर मनी है। और मनी जो नाउन है ना बेटा, वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेंटेंस पढ़िए, मनी ही है, धन जितना उसके पास था, स्पेंट ऑन हिज वाइफ्स इलनेस। ऑल दैट मनी हुआ ना सेंस, ऑल दैट मनी ही हैड स्पेंट ऑन हिज वाइफ्स इलनेस। तो बेटा यहाँ ऑल दैट का सेंस है, यहाँ पर भी था ऑल दैट स्पेक्टेटर्स हु केम टू सी, जितने भी दर्शक मैच देखने आए वो इंडियन बैटिंग से क्या थे, निराश थे। दूसरे में जितना भी धन उसके पास था उसने सारा कहां कर दिया, अपनी वाइफ की बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया। तो बेटा यहाँ सेंस है वो किसका है, ऑल दैट का है। अब मनी कैसा है बेटा, अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। तो फिर बेटा यहाँ आपको क्या फिल करना पड़ेगा, अब यहाँ आपको फिल करना पड़ेगा द लिटिल। क्या फिल करना पड़ेगा बेटा, द लिटिल। आ गई बात समझ में, अच्छे से आ गई ना। तो चलिए थर्ड वाले पे आ जाइए। किस पे आ जाइए बेटा, थर्ड वाले पे। पढ़िए एक बार, सेंटेंस है
मिल्क आई हैव इज नॉट इनफ टू मेक वन कप ऑफ टी। दूध आई हैव मेरे पास है, इज नॉट इनफ वो पर्याप्त नहीं है, टू मेक बनाने के लिए, वन कप ऑफ टी एक कप चाय बनाने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। अब आपको जो यूज करना है ना डिटरमिनर का, वो कहाँ का यूज करना है बेटा, मिल्क से पहले करना है। अब सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि जो नाउन को आप चेक कीजिए कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। चलो बताइए ये नाउन कैसा है बेटा, कैसा नाउन है ये बेटा, ये नाउन कैसा है, ये नाउन है बेटा अनकाउंटेबल। कैसा है बेटा, ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखो कहीं इसको प्लूरल तो नहीं बना दिया गलती से, नहीं सही है, यानी कि ये अनकाउंटेबल भी है और सिंगुलर है। अब किस में से आएगा, द लिटिल में से आएगा। द फ्यू द लिटिल में से किस कौन सा आएगा, द लिटिल आएगा। सेंटेंस में हमने क्या लिखा, द लिटिल लिखा। अब सेंटेंस का बेटा आप एक बार मीनिंग भी चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। द लिटिल मिल्क यानी जितना दूध, यानी ऑल दैट मिल्क या दैट द लिटिल मिल्क आई हैव मेरे पास था, यानी जितना दूध मेरे पास है, इज नॉट इनफ वो पर्याप्त नहीं है बेटा। क्यों, टू मेक ए कप ऑफ टी, क्या बनाने के लिए बेटा, एक कप ऑफ टी, यानी एक कप चाय बनाने के लिए वो दूध पर्याप्त नहीं है। आ गई बात समझ में, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी नहीं हुआ है तो वी हैव 2 सेंटेंसेस रिमेनिंग, इसमें हम डिस्कस करते हैं ना, अच्छे से देखिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है बेटा आपका नॉलेज यू हैव इज नॉट इनफ टू पास द एग्जाम। अब एक बार फिर चेक कीजिए, नॉलेज बेटा कैसा है, अनकाउंटेबल है ना, सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहां भी क्या आएगा, फिर द लिटिल आएगा। क्या आएगा बेटा, द लिटिल आएगा। सेंटेंस हो जाएगा द लिटिल नॉलेज यू हैव इज नॉट इनफ टू पास द एग्जाम। जितना ज्ञान आपके पास है उससे एग्जाम पास नहीं हो सकती, वो इनफ नहीं है, वो सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं है ना, वही ऑल दैट का सेंस है। इसके बाद देखो डॉट दैट कहीं लिखा नहीं है, सेंस ही है, दैट को तो लिखा ही नहीं जाता ना। उसके बाद है यूटेंसिल्स, सी हैड। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बेटा बर्तन। क्या होता है यूटेंसिल, यूटेंसिल्स का मतलब जो होता है बेटा वो किससे लिया जाता है, बर्तन, है ना, बर्तनों से। ठीक है, किससे लिया जाता है बेटा, बर्तनों से। यूटेंसिल्स सी हैड ब्रंट इन द फायर लास्ट नाइट, यानी जितने बर्तन उसके पास थे वो सारे कहां जल गए, सारे कहां जल गए, कल रात आग में जल गए। तो यूटेंसिल्स बेटा अगर आपका कैसा है, काउंटेबल है और साथ साथ वो प्लूरल है, यानी दोनों शर्तें आपकी कंप्लीट होती हैं, तो फिर आपको यहाँ ऑल दैट के सेंस में बेटा किसका यूज करना पड़ेगा, द फ्यू का यूज करना पड़ेगा ना। किसका यूज करना पड़ेगा, द फ्यू का यूज करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई ना। इन 5 सेंटेंसेज को आपको 2 या 3 बार पढ़ना है, ताकि चीजें आप बेटा होता क्या है कि चीजों को जितनी बार आप रिपीट करोगे ना, उतनी ही चीज अच्छे से हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। हम करते क्या है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को जल्दीबाजी में फटाफट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा आप एक दिन में ज्यादा नहीं कम पढ़िए, लेकिन जितना आपने पढ़ा है ना वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पता लगे आपने पूरा कोर्स कर लिया, लेकिन जब पीछे वापस देखा मुड़ के तो देयर इज नथिंग, सब कुछ साफ हो गया। तो ऐसा नहीं करना होता। जितना पढ़ा है आप उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अच्छे से उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसका जांच पड़ताल कीजिए ना उसकी, कि इसके अंदर ये आया तो क्यों आया। आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। बेटा मैं आपको बता देता हूं कि इस जो आपकी लाइफ है ना, इसमें सबसे बड़ा जो मोटिवेटर होता है, वो जो तैयारी कर रहा होता है ना, वो खुद व्यक्ति होता है, वो खुद लड़का होता है, चाहे लड़की हो, गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो सकता है। जिंदगी में अपने आप से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। यानी अपने आप को अगर मोटिवेट करना है ना, तो अपने को क्या करना सीखो, सेल्फ एनालिसिस करना सीखो बेटा। आपका इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप अपने आत्मअध्ययन कीजिए, और आत्मअध्ययन करने से बेटा अच्छी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। क्या जो बड़े ऋषि हैं इनको कोई मोटिवेशनल जो स्पीच देने जाता है क्या? नहीं जाता ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं, वो अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और फिर उनके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो हम भी क्यों ना ऐसा करें, हम जहां गलती कर रहे हैं उन चीजों को ढूंढें
और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर वहां प्रॉब्लम आती है देन गो टू योर क्लास टीचर एंड योर सब्जेक्ट टीचर। अच्छा, आपको कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ कनेक्टिंग पीपल लाइक मी, लाइक अदर सब्जेक्ट, है ना। तो आपको करना क्या है कि एक तो टारगेट फिक्स करते हुए, उस टारगेट की फिक्स स्ट्रेटेजी बनाते हुए और अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए ये बातें तो यूं ही चलती रहेंगी। अभी हम कम टू द पॉइंट और हम बात करते हैं इससे आगे वाले डिटरमिनर्स की। बेटा इससे आगे वाले डिटरमिनर्स की, इस कैटेगरी में बेटा जो डिटरमिनर्स आता है ना नेक्स्ट, वो बेटा देखिए वो आता है बेटा, एक तो है बेटा आपका ईच। क्या है? ईच है ना। एक बेटा एवरी है। क्या है? एवरी है। और इसके अलावा पहले दो की बात करते हैं फिर और की बात करेंगे। चलो काफी सारे हैं, अभी देखेंगे। अभी देखिए बेटा जो ये ईच है ना, ये डिटरमिनर होने के साथ ये डिटरमिनर तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये किसका काम भी करता है बेटा? प्रोनाउन का काम भी करता है। किसका काम भी करता है? प्रोनाउन का काम करता है। लेकिन मैं बात करूं बेटा एवरी की, किसकी बात करूं? एवरी की। तो एवरी सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? एवरी सिर्फ और सिर्फ क्या है? डिटरमिनर है। क्या है बेटा? डिटरमिनर है। तो आप दोनों को बेटा याद ये रखना है, कभी भी एक दूसरे से रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि दोनों के जो नेचर है वो एक दूसरे से मेल तो खाते हैं लेकिन पूर्णतः मेल नहीं खाते। अब चीजें कंप्लीटली नहीं मिलती तो फिर आपको उसको एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करना है। अब करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू, देखिए यानी ईच के बाद कोई नाउन आ सकता है ना बेटा, और ईच के बाद ऑफ और नाउन का यूज हो सकता है ना, और ईच बेटा अकेला भी यूज हो सकता है, यानी ये सेंटेंस में बेटा अकेला भी यूज हो सकता है। तो ईच की बेटा 3 कंडीशंस हैं। छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, आप उन छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपकी प्रिपरेशन कीजिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। मैं रेक्टिफाई कर दूंगा उन चीजों को, आपको उस चीज की चिंता नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, आप बस पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग बेटा, है ना। अब बात करें हम किसकी बेटा? एवरी की। तो एवरी जो है ना वो सिर्फ डिटरमिनर है, तो एवरी के बाद बेटा हमेशा ही किसका आना जरूरी है? नाउन का आना जरूरी है। किसका आना जरूरी है? नाउन का आना जरूरी है। अगर आपने एवरी के बाद ऑफ प्लस नाउन लगाया तो बेटा ये लिखना यहां क्या है? गलत है। और अगर एवरी को अकेला भी लिखा, अगर बेटा एवरी को आपने क्या किया? अकेला भी लिखा तो भी बेटा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो भी बेटा वो कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ना तो बेटा एवरी और नाउन के साथ आएगा, ना एवरी बेटा कैसा होगा? अकेला यूज होगा। यानी ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, है ना। तो इसके साथ तो एक ही कंडीशन है, जबकि ईच के साथ 3 कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो अच्छे से देख लीजिए कि ईच और एवरी में किस तरीके का डिफरेंस होता है। इसके बाद देखिए बेटा ईच का यूज है ना वो किसके लिए किया जाता है? 2 के लिए, यानी 2 पर्सन्स के लिए किया जाता है। जबकि एवरी का प्रयोग है ना बेटा, जो एवरी का प्रयोग है वो कितने के लिए किया जाता है? मोर देन टू। किसके लिए किया जाता है बेटा? मोर देन 2। आ गई बात समझ में? आ गई ना। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैंने लिखा, चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय गेट्स अ चांस ऑफ विनिंग अ मोबाइल फोन। ठीक है। अब यहां हम बेटा एवरी भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एवरी बॉय
gets a chance of winning a mobile phone। आ गई बात समझ में बेटा? यानी देखिए अब आप किस तरीके से यूज किया, देखो यहाँ पर बॉय है वो बेटा क्या है, नाउन है ना, नाउन को ईच क्वालिफाई कर सकता है, तो बेटा ये क्या कहलाया, यहाँ डिटर्मिनर का काम कर रहा है, और ये भी नाउन है, और ये एवरी भी बेटा यहाँ किसका काम कर रहा है बेटा, डिटर्मिनर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डिटर्मिनर का काम कर रहा है। यानी इन दोनों कंडीशंस में तो ये रिप्लेस हो सकते हैं या एक दूसरे के जगह पर काम ये कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से यूज हुआ, अगर कुछ इस तरीके से बेटा यूज हुआ, सेंटेंस आपको दिया गया कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ रिवॉर्ड, और अगर आपने लिखा every of the students gets a reward, then what is the difference between the two sentences? This sentence is right but that is wrong। यानी यहां आप every के साथ बेटा किसका यूज नहीं कर सकते, ऑफ का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज नहीं कर सकते बेटा, ऑफ का यूज आप नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ गई ना, ईच और एवरी की क्या है बेटा, ईच अकेला यूज हो जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ईच कैन डू इट, तो सेंटेंस बेटा आपका ये भी सही है, ईच तो अकेला भी हो गया, या किसका काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहां भी बेटा किसका काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ईच कैन प्ले बोथ रोल्स, प्रोनाउन एंड डिटर्मिनर, बट एवरी कैन प्ले ओनली वन रोल, दैट इज डिटर्मिनर। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट determiners. Let's see next determiners, and that is many and many, many और many are। ठीक है, ये दोनों भी बेटा क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनर कहलाते हैं, मैनी और मैनी अ। ठीक है, अब देखिए मैनी की शर्त क्या है और इसकी शर्त क्या है। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ मैनी अ। क्या लिख दिया मैंने, मैनी अ। बेटा ये दोनों है ना, ये क्या है, डिटर्मिनर है। देखो मैनी के बाद आने वाला नाउन बेटा कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, काउंटेबल फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। काउंटेबल है तभी तो वो प्लूरल हो सकता है ना बेटा, है ना, नाउन होगा इसके बाद में। लेकिन बात हम इसकी करें मैनी की, तो नाउन बेटा सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, और काउंटेबल होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, कहीं आप इसको अनकाउंटेबल करो। कैसा होगा बेटा, काउंटेबल होगा। अब जो बेटा वर्ब आएगी ना, दोनों के साथ जो वर्ब आएगी उस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बेटा। इसके साथ तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आएगी ना वो कैसी आएगी बेटा, प्लूरल आएगी, है ना, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करूं तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई सेपरेट टॉपिक इंग्लिश में नहीं होता है। करते क्या है, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर टॉपिक हैं उनसे संबंधित जितने भी रूल्स बनते हैं उन सभी को एक कैटेगरी और एक लिस्ट में पढ़ाकर उसको किस नाम के क्या नाम दे दिया जाता है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम दे दिया जाता है। अगर आप सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ते हो, आपको अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पहले से ही आ जाएंगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्या बात है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा बेटा, मैंने लिखा many boys was busy doing their homework। ठीक है, बताना सेंटेंस सही है या गलत है। दूसरा लिखा मैंने many
a boy were busy doing his homework। ठीक है बेटा, ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे। क्या दोनों सेंटेंस सही है? क्या दोनों सेंटेंस सही हैं बेटा? देखिए, मैनी के बाद नाउन कैसा होगा? काउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल भी है, प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनी के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी बेटा? प्लूरल। ये बेटा कैसी है? सिंगुलर है। तो आपको इसको यहाँ से हटाना है, इसकी जगह पे क्या लिख देना है बेटा? वर लिख देना है। बिजी डूइंग इन दियर होमवर्क। दियर का यूज बॉयज के हिसाब से हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें आए मैनी या बॉय, आके साथ नाउन काउंटेबल आता है, सिंगुलर आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो आपको इसकी जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? वॉज का यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस हो जाएगा मैनी अ बॉय वॉज बिजी डूइंग हिज होमवर्क। आगे बात समझ में बेटा? अच्छे से क्लियर हो गई ना सभी के? हो गई ना अच्छे से क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात नेक्स्ट की करते हैं, और कौन सा है हमारा डिटरमिनर। देखिए, इसी कड़ी में देखिए बेटा, आप जो आपके कुछ एक डिटरमिनर्स और हैं, उनमें से ये है, देखो, एक तो बेटा होता है अदर, और एक होता है बेटा अदर्स। ठीक है ना? अब आप इनको पहचानिए। अदर होता है ना बेटा, वो तो है डिटरमिनर। क्या है? डिटरमिनर। और जो अदर्स है ना बेटा, वो आपका क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अब डिटरमिनर है ये, तो क्या होगा कि अदर के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन बेटा कैसा होगा? प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। अदर्स के बाद आपको क्या करना है? सीधे ही बेटा वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? अदर्स के बाद वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ये किसका रोल प्ले कर रहा है? वर्ब का रोल प्ले कर रहा है ना, सॉरी, प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए सेंटेंस में देख लीजिए आपने लिखा अदर बॉयज विल डू इट, है ना? और दूसरा लिखा आपने अदर्स विल डू इट। तो जो डिफरेंस है वो क्लियर है बेटा। अदर्स अकेला यूज हुआ है ना, अदर के बाद क्या आया हुआ है? बॉय है, जो नाउन है वो कैसा लिखा हुआ है? एस लगा हुआ है, प्लूरल में लिखा हुआ है। तो आपके दो डिटरमिनर्स ये हो गए, एक अदर हो गया, एक अदर्स हो गया। ये बेटा डिटरमिनर होता है, यानी नाउन इसके साथ में आएगा और नाउन प्लूरल होगा। और यहाँ जो अदर्स है वो प्रोनाउन है, तो अदर्स के बाद में क्या आएगी बेटा? वर्ब आएगी, क्योंकि वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए और देख लीजिए इसमें क्या क्या बातें हैं और कौन सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, एक होता है बेटा ऑल, एक होता है बेटा बोथ, है ना, और एक होता है आपका होल। ये तीनों भी क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं, है ना, डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, अगर मैं ऑल और बोथ की बात करूं, है ना, तो इनके बाद देखो, ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल कौन सा आता है बेटा? दे आता है। क्या आता है? दे आता है। और उसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। नाउन बेटा कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जनरली कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, है ना। अगर इसका अर्थ ऑल का अर्थ अगर काउंटेबिलिटी के लिए है तो काउंटेबल होगा, और साथ साथ कैसा होगा बेटा? प्लूरल होगा, दोनों के साथ साथ। ठीक है ना। और होल की बात करूं तो बेटा होल से पहले बेटा क्या आता है? आर्टिकल दे आता है। क्या आता है बेटा? होल से पहले क्या आता है? आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। होल से पहले बेटा आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? होल से पहले बेटा आर्टिकल दे का यूज किया जाता है ना। इस बात को आप ध्यान रखोगे। इसके बाद देखो ऑल और बोथ के बाद, है ना, कई बार क्या आ सकता है? पजेसिव केस आ जाता है। क्या आ जाता है? पजेसिव केस आ जाता है ना। अब आपको इन जो सीक्वेंस है ना, इनको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अगर आपने इनका ये सीक्वेंस चेंज किया ना तो बात तो छोटी है, लेकिन जो गलती करेगी वो तो बेटा सबके बराबर ही होगी ना, नंबर तो बराबर ही कटेंगे। ठीक है, तो अब देखो इनको हम सेंटेंस के माध्यम से देखें तो देखो आप, मैं सबसे पहले इनकी बात करूं तो देखिए, अगर आपने लिखा दी ऑल बॉयज, तो बेटा ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? ऑल द बॉयज। क्या होगा बेटा? ऑल द बॉयज। अगर आपने बोला
माई बोथ हैंड्स, माई बोथ हैंड्स, तो ये बेटा गलत है। सही क्या होगा? बोथ माई हैंड्स, क्या होगा? बोथ माई हैंड्स, ये वाला सही होगा, है ना। अब देख लीजिए, यहाँ माई का यूज कर लिया ना हमने, माई का यूज कर लिया ना। आप कहो कि ऑल माई स्टूडेंट्स, क्या कहो? स्टूडेंट्स। तो बेटा ये केस कौन सा है? पजेसिव है ना। पजेसिव केस के बाद भी नाउन तो आएगा ही आएगा, ये तो नाउन तो बेटा आना ही है, बिगर नाउन के तो पजेसिव केस यूज नहीं होता है ना। तो आप इसके बाद ऑल के बाद क्या लगा सकते हो? पजेसिव केस लगा सकते हो। यहाँ भी आपने पजेसिव केस लगाया, लेकिन पजेसिव केस को पहले नहीं ले जा सकते, पहले ले जाएंगे ना तो बेटा फिर वो चीजें क्या हो जाएंगी? वो गलत हो जाएंगी। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये दोनों बेटा आपके सही है ना। मैं होल की बात करूं तो मैं यूं नहीं कह सकता होल द मनी, है ना। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इस वाले द को है ना जो पहले लाना पड़ेगा। मुझे क्या कहना पड़ेगा? द होल मनी। क्या कहना पड़ेगा? द होल मनी। और या मैं कह सकता हूं द होल कंट्री, कह सकता हूं ना, द होल कंट्री। तो आपको करना क्या है? व्हाट यू विल हैव टू डू कि आपको होल से पहले बेटा क्या लगाना है? दे लगाना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो बेटा ये फिर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? बेटा ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स होते हैं। अब कुछ एक रूल्स की बात हम एरर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी करेंगे, अगर वो कोई एक्सेप्शनल रूल है तो। ठीक है ना बेटा। अब आज के सेशन में आज का जो हमारा टॉपिक था, जो एक लेक्चर उसका पहले भी हो चुका है, उस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आज के सेशन में दोस्तों आपके लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर और वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं धर्मेंद्र नरूका आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।